नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। 5 राज्यों में इलेक्शन के बाद मतगणना की तैयारी पूरी कर ली गई है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में चुनाव की मतगणना होगी, तो मिजोरम में 4 दिसंबर को काउंटिंग होगी। बात मध्य प्रदेश की करें तो यहां सवेरे 8 बजे से 52 जिला मुख्यालयों पर मतगणना होगी। मतगणना के लिए कुल 5061 टेबल लगाई गई है, तो वहीं 4369 टेबल पर ईवीएम की मतगणना होगी। 692 टेबल पर डाक मतपत्रों की मतगणना होगी। झाबुआ विधानसभा में मतगणना के सबसे अधिक 26 चरण होंगे। सेवड़ा विधानसभा की मतगणना सबसे कम 12 चरण में होगी। बात डाक मतपत्रों की करें तो 3,90,000 कुल डाक मतपत्र डाले गए हैं। इनमें से 3,04,623 मतदान कर्मियों के डाक मतपत्र हैं। 51,259 डाक मतपत्र 80 साल से अधिक आयु वाले मतदाताओं के हैं। दिव्यांगों के 12,093 डाक मतपत्र हैं। आपात सेवा में लगे 1,113 कर्मचारियों के डाक मतपत्र हैं, जिनकी गणना होगी। इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब कल नतीजों का इंतजार है। इसके लिए प्रत्याशियों से लेकर भाजपा, कांग्रेस के साथ ही सभी दलों के नेताओं की सांसें अटकी हुई हैं। राजनीतिक दलों ने भी मतगणना को लेकर तैयारी की है। राजनीतिक दल भी अलर्ट पर है। आज कांग्रेस और भाजपा की अहम बैठक हो सकती है, तो वहीं जीत के दावों का दौर भी लगातार जारी है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आज की रात राजनेताओं के कयामत की रात है, क्योंकि कल के नतीजों के बाद साफ होगा मध्य प्रदेश में सरकार किसकी बनेगी और सत्ता के सिंहासन पर भाजपा काबिज होगी या फिर कांग्रेस का राज मध्य प्रदेश में होगा। हमें पूर्ण विश्वास है कि कल के काउंटिंग में भगवान का आशीर्वाद भी, प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा, गृह मंत्री जी का निर्देशन और अध्यक्ष जी का साथ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। एग्जिट पोल में राजस्थान और छत्तीसगढ़ अब 24 घंटे वेट करिए ना, आप सब नतीजे हमारे सामने आएंगे। मुझे कोई पोल से मतलब नहीं। मैंने हमेशा ये कहा है, मुझे मध्य प्रदेश के मतदाता पर पूरा विश्वास है। सर, आप कॉन्फिडेंट हैं? मैंने कहा मुझे मध्य प्रदेश की मतदाता पर पूरा विश्वास है। सर, ये जो निर्दलीय और बागी है, इनसे भी क्या बातचीत कर रही है? देखिए, ये सब की आवश्यकता नहीं है। सर, आपने एक्स्ट्रा फोर्सेस की मांग की है। सर, कांग्रेस ने एक्स्ट्रा फोर्सेस की मांग की है। ये सब अगर बीजेपी के पास 160 सीट है, तब ये क्यों ये सब नाटक कर रही है? इससे बात करो, उससे बात करो। तो महज 17 से 18 घंटे का वक्त बचा है जब काउंटिंग शुरू हो जाएगी और इसको लेकर चुनाव आयोग की तरफ से खासी तैयारियां कर ली गई हैं। तो वहीं पार्टी भी अपनी तरफ से तैयारियां कर रही हैं। अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं, उम्मीदवारों को लगातार इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है कि मतगणना के समय क्या कुछ ध्यान रखें और किन चीज़ों का वो पालन करें। और ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हम हमारे सहयोगी अनिरुद्ध सोनी से। अनिरुद्ध, मुश्किल से 17 से 18 घंटे का वक्त बाकी है और कल से अब इसकी काउंटिंग शुरू हो जाएगी। दोनों ही दल अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं, तो वहीं इस बीच चुनाव आयोग की तरफ से भी खासी तैयारी कर ली गई है। प्रदेश में चुनाव की काउंटिंग के लिए जो उल्टी गिनती शुरू हो गई है और लगभग देखिए, मध्य प्रदेश में चुनाव की काउंटिंग के लिए जो उल्टी गिनती शुरू हो गई है, लगभग 15 घंटे से ऊपर का समय बचा हुआ है। जब सुबह 8 बजे कल यानी 3 दिसंबर की 8 बजे काउंटिंग शुरू हो जाएगी। हालांकि भोपाल की काउंटिंग को लेकर चुनाव आयोग को 2 बार शिकायतें दी जा चुकी हैं और आज भी चुनाव आयोग से गैस पीड़ित संगठन मिलने जा रहे हैं। गैस पीड़ित संगठनों का कहना है कि 3 दिसंबर को भोपाल गैस कांड की बरसी होती है, इसलिए भोपाल की काउंटिंग 4 तारीख को करवाई जाए। जिस तरह की चुनाव आयोग ने फैसला लिया है, मिजोरम में जो काउंटिंग है वो कल 3 दिसंबर को नहीं होगी, 4 दिसंबर को होगी। तो आज शाम को गैस पीड़ितों का, भोपाल गैस पीड़ित संगठनों का एक प्रतिनिधि मंडल जो चुनाव आयोग के कार्यालय, मध्य प्रदेश चुनाव आयोग के कार्यालय पहुंचेगा और वे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन को एक ज्ञापन सौंपेंगे कि चुनाव की काउंटिंग को 3 की जगह 4 की जाए, जिसकी संभावना बहुत कम लगती है। लेकिन जहां तक हम बात करें कि मध्य प्रदेश में काउंटिंग की, तो 50 से ज़्यादा जिलों में काउंटिंग की पूरी तैयारियां चुनाव आयोग ने पूरी कर ली है। सभी जिला कलेक्टर्स पूरी तरह से स्ट्रांग रूम्स आदि पर निगाह रखे हुए हैं। इस बार सारे स्ट्रांग रूम्स को विशेष रूप से सीसीटीवी के सर्विलेंस में रखा गया है। हालांकि चुनाव आयोग ने पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था भी की है और इस बार
जो काउंटिंग के एजेंट्स रहेंगे और जो भी काउंटिंग को वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से रहेंगे, उनको विशेष रूप से निर्देश जारी किए गए, उनको अंदर तक जाने की अनुमति दी गई है चुनाव आयोग द्वारा, जो कि 2018 में इस तरह की कोई अनुमति नहीं थी। और यहाँ इस वक्त हम भोपाल में खड़े हैं, वल्लभ भवन यानी राज्य मंत्रालय के सामने। यहाँ पे पूरी सरकार चलती है, वल्लभ भवन है, सतपुड़ा है, विंध्याचल है, और यहीं से पूरे 52 जिले चलते हैं। और कल काउंटिंग होने के बाद अगला मुखिया सरकार का कौन बनेगा, हालांकि ये अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो भी बनेगा वो इसी वल्लभ भवन में और एनेक्सी में अपना चार्ज लेगा, और यहीं से पूरी सरकार और मध्य प्रदेश के 50 से ज़्यादा जिले चलाए जाएंगे। तो अभी ये बिल्कुल तय नहीं हुआ है, दोनों पार्टियां जीत का अपना अपना दावा कर रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई सीएम का फेस इस बार नहीं रखा गया है, जबकि कांग्रेस पार्टी का सीएम का फेस स्पष्ट है कि कमलनाथ ही अगर सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री रहेंगे। तो ये मंत्रालय भी इंतजार कर रहा है, और इसी मंत्रालय के पीछे यहाँ पे भोपाल में स्ट्रांग रूम बनाया गया है, और स्ट्रांग रूम पुरानी जेल में बनाया गया है। और ये पुरानी जेल इसको इसलिए कहा जाता है कि ये पहले यहाँ पे एक छोटी जेल थी जिसे बाद में स्थानांतरित कर दिया गया, और इस पुरानी जेल में भोपाल की 7 विधानसभा सीटों की काउंटिंग सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। बिल्कुल अनिरुद्ध, सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। इसको लेकर चुनाव आयोग की तरफ से मध्य प्रदेश खासी के तैयारियां कर सभी ली जिलों गई में हैं। अनिरुद्ध, आप हमारे साथ बने रहिए, 8 बजे से हम दोबारा आपके साथ हम संपर्क साधेंगे। और हमारे साथ इस वक्त 2 मेहमान भी जुड़ गए हमारी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। हमारे साथ हैं योगेश गुप्ता जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता है, और संजय शर्मा जी हैं, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। योगेश गुप्ता जी, जिस तरह से एग्जिट पोल की अगर बात कर लें तो मध्य प्रदेश में और राजस्थान में तो आपकी सरकार बन रही है, छत्तीसगढ़ में नहीं बन रही है, लेकिन खासतौर से मध्य प्रदेश में आपकी सरकार बनते हुए दिखाई दे रही है। और चुनाव आयोग की तरफ से जो खासे इंतजाम किए गए हैं, कल 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? और जो व्यवस्था है चुनाव आयोग की तरफ से, और कल जो व्यवस्था की गई है कि किस तरह से वहां पर प्रत्याशी मौजूद रह सकते हैं, एजेंट मौजूद रह सकते हैं, उन सभी व्यवस्था से आप खुश हैं? देखिए भागीरथ जी, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मध्य प्रदेश, राजस्थान का तो लगभग सभी एग्जिट पोलों ने पूर्वानुमान जताया है। छत्तीसगढ़ का मैं अपनी तरफ से इसलिए जोड़ रहा हूँ कि 2018 की जब रिजल्ट आए थे तो भारतीय जनता पार्टी की सीटें थी 15। हम 15 से अभी एग्जिट पोल के हिसाब से जो हमारा ग्राफ नीचे से ऊपर जा रहा है और लगभग 45 के आसपास, 42 के आसपास जा रहा है। तो जब ग्राफ ऊपर जाता है किसी पार्टी का तो उसमें 2-4-5% की और बढ़ोतरी की संभावना होती है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी 75 पार का नारा देकर आई थी, और जो 18 के रिजल्ट से उनका ग्राफ डाउनफॉल पे है। तो जब ग्राफ नीचे गिरता है तो अमूमन नुकसान सत्तारूढ़ पार्टी को होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि 5 राज्यों में से 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी के एक विशाल संगठन के माध्यम से बनने जा रही है, जिसमें जनता जनार्दन का भरपूर आशीर्वाद और प्यार हमको मिला है। तो हम सभी जनता, मध्य प्रदेश की जनता, तीनों राज्यों की जनता का आभार प्रदर्शन करते हैं आपके चैनल के माध्यम से। और रही बात मतगणना की, तो देखिए चुनाव आयोग ने पूरे चाक चौबंद प्रबंध, चुनाव की प्रक्रिया जब से शुरू हुई थी तब से लेकर मतगणना, मतदान के दिवस तक और उसके पश्चात ईवीएम की जो सुरक्षा को लेकर या बैलेट पेपर की सुरक्षा को लेकर, उसमें कहीं कोई कोताही नहीं बरती है। और 3 लेयर की सुरक्षा है वहाँ, सीआरपीएफ, आरपीएफ और ड्रोन ग्राफी के माध्यम से, सीसीटीवीज और बड़ी स्क्रीन के माध्यम से दोनों पार्टी के जनप्रतिनिधियों के समक्ष वो ईवीएम पैक हुई है और उनके नुमाइंदे वहां आज तक निगरानी में हैं। इसी प्रकार जब मतगणना दिवस के लिए, मतलब कल 8 बजे से जब शुरू होगी तो टेबल राउंड होंगे लगभग हर विधानसभा के 8 से 10 और कुछ विधानसभाओं में 15 राउंड तक की टेबल काउंटिंग होगी। हर टेबल काउंटिंग के बाद जनप्रतिनिधियों के जो वहाँ रिप्रेजेंटेटिव है उनको उस काउंटिंग की जानकारी दी जाएगी। अगर कोई आपत्ति है तो वो आपत्ति भी ली जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक प्रक्रिया और लोकतांत्रिक संवैधानिक संस्थाओं पर पूरा भरोसा रखती है, और हम चुनाव आयोग द्वारा किए ठीक है, आप पूरा भरोसा रख रहे हैं, ये भी भरोसा रख रहे हैं कि जीत आपकी हो रही। संजय शर्मा जी, मध्य प्रदेश, राजस्थान में तो
जो एग्जिट पोल है उसमें आप लोग की जीत नहीं दिखा रहे हैं, हालांकि छत्तीसगढ़ में और तेलंगाना में आपकी जीत दिखा रहे हैं। लेकिन आप लोग के कई नेता अभी से उन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं। अभी से ये भी कहना शुरू कर दिया है कि मध्य प्रदेश राजस्थान में जीत इसलिए दिखाई जा रही है ताकि यहाँ पर अधिकारियों में दबाव हो और कुछ गड़बड़ी हो सके। यह जो 2 चैनलों द्वारा मुख्य रूप से यह दिखाया गया कि मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बन रही। राजस्थान में किनारे पे बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस सरकार बता रहे हैं, तेलंगाना में। परंतु मध्य प्रदेश के अंदर आप एक चीज को ध्यान रखें कि जो दोनों चैनल बता रहे हैं, इन्होंने कर्नाटक और बंगाल के लिए भी ऐसी ही घोषणाएं की थी। कोई भी सर्वे अगर होता है 5 चैनल के या 7 चैनल के 8 जो भी सर्वे होते हैं, अलग अलग जो भी एजेंसियां करती है, उसमें जो फ्लक्चुएशन आता है 5, 7, 10 सीट का आता है कि कोई 116 से 121, 125 कांग्रेस की बता रहा है, तो एबीपी न्यूज चैनल जो 133 बता रहा है, और तो 5-7 सीटों का जो फर्क आता है वो तो समझ में आता है, पर 10 सीटों का, परंतु कहां पे 121 से 25 और कहां सीधे 168, 170 जो चाणक्य और एक्सिस माई इंडिया 2 चैनल जो है इन्होंने बताया है। आप इतिहास इनका पिछला उठा के देखें, बंगाल में भी इन्होंने बताया था, चाणक्य ने नॉमिनल सरकार बताई थी, और एक्सिस माई इंडिया तो बंगाल में भी फेल हुआ। इसी तरह से वहां पे भी उन्होंने बीजेपी की सरकार बताई थी, और कर्नाटक में भी जो है भाजपा गठबंधन की बताई थी। दोनों जगह पूर्णतः असफल हुए थे। ये दोनों चैनल इस तरह से जो कांग्रेस का आरोप जो हमारे जो नेता लगा रहे हैं, इसमें कहीं से कहीं तक ये आरोप नहीं है, ये तथ्यात्मक बिंदु है कि इन्होंने भी पूर्व में बंगाल और कर्नाटक में जिस तरह से बम्पर बहुमत बताकर, और जो इनके दोनों जगह पर इनके जो सर्वे फेल हुए, वही 2 एजेंसी मध्य प्रदेश में भी एक बहुत बड़े अन्य एजेंसियों से बहुत बड़े अंतर में यहाँ पे बता रही है, जो शंका का कारण बन रही है। और कारण इसलिए बन रही है कि बालाघाट की घटना, जो पोस्टल बैलेट खोले गए 3 दिन पहले, जिसकी जो शिकायत कांग्रेस द्वारा की गई चुनाव आयोग ने, और चुनाव आयोग ने उससे गलत माना, एक्शन लिया। एजीएम तहसीलदार जो भी अधिकारी वहां के थे उनको जो है निष्कासित भी किया है। यह जनता देख रही है, सभी समाचार पत्र में, आपके चैनलों में सभी में दिखा है बालाघाट की घटना, तो शंका तो सामने दिख ही रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को यह लग रहा है कि यहाँ पर जो चुनाव स्थानीय नेतृत्व के नाम से नहीं लड़ा है, यहाँ पे कई 7-7 केंद्रीय मंत्रियों को लड़ाया, एक महासचिव को लड़ाया, देश के प्रधानमंत्री के नाम पर, यहाँ पे मन के नाम पर चुनाव लड़ा गया। मन में है, अरे मन में है जब ही तो मनमर्जी की तैयारी की जा रही है, ये की जा रही है। बालाघाट की घटना बता रही है। आज प्रतिभा सिंह जी जो कलेक्टर, उनके ऊपर भी समाचार पत्रों में छपा है कि उन्होंने भी ईवीएम रूम में जाके कुछ हस्तक्षेप करा है। तमाम तरह की जो चीजें प्रमाणित रूप से सामने आ रही है, जो कि काउंटिंग के पूर्व ही हो चुकी है। तो कांग्रेस के द्वारा कोई आरोप नहीं, तथ्यों के साथ बात की जा रही है। और ये दिख रहा है कि किस तरह से बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी में अपने 18 साल के कुशासन की जो जनता ने उन्हें वापसी घर भेजने की तैयारी करी, उससे घबरा कर किस तरह से दबाव बनाकर ये जो भी कम मार्जिन वाली सीटों पे अधिकारियों पर प्रेशर बनने के लिए ये जो 2 एजेंसियों के माध्यम से जो ये भारी भरकम सर्वे दिखाया है, ये अधिकारियों पे दबाव है, और निश्चित रूप से है। इसके उदाहरण भी सामने दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व के नाम पे, केंद्रीय नेतृत्व को यहाँ पे मध्य प्रदेश के मन में रखा, जबकि मध्य प्रदेश के मन में नहीं, दिल में कमलनाथ जी थे, और कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश की जनता स्वीकार कर चुकी है। ये अपनी करारी मुझे लगता है किसके दिल में है, जनता के दिल में क्या है, वो कल स्पष्ट हो जाएगा। शायद 12-1 बजे तक चीजें मुझे लगता है स्पष्ट हो जानी चाहिए। हालांकि पिछले बार की तरह कांटे की टक्कर ना हो, नहीं तो वो रात के शायद 9-10 भी बच सकते हैं। लेकिन योगेश गुप्ता जी, जिस तरह से कांग्रेस के नेता आरोप लगा रहे हैं कि भाई आप लोग गड़बड़ी कर सकते हैं, और आप लोग ने मैनेज किया, मीडिया मैनेज किया, एग्जिट पोल को मैनेज किया ताकि अधिकारियों पर दबाव बना सकें, और गड़बड़ी दिखाई भी दे रही है। बालाघाट की घटना बता रहे हैं, इसमें इसके पीछे हाथ आपका बता रहे हैं। देखिए भागीरथ जी, मैं बिंदुवार सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। ये जो बालाघाट की घटना है, ये पोस्टल बैलेट को लेकर घटनाक्रम घटित हुआ है। उसमें जो चुनाव आयोग के माध्यम से, आप सम्मानित मीडिया के माध्यम से जो संज्ञान में आई है बात, वो थोड़ी सी लापरवाही और चूक नजर आई है, जिसका खामियाजा वहां के नोडल अधिकारी और एसडीएम को सस्पेंशन के माध्यम से भुगतना पड़ा। जो 3:30 बजे पोस्टल बैलेट इकट्ठे होने थे, वो 1:30 बजे, 1-1.5 घंटे पहले। लेकिन वहीं के जो बालाघाट के जिला कांग्रेस के अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी के जितने भी प्रतिनिधि थे, उन सबके हस्ताक्षर युक्त एक पत्र के माध्यम से इस बात को स्वीकार किया गया है कि कोई छेड़खानी बैलेट पेपर के, पोस्टल बैलेट के
मामले में नहीं हुई है। पोस्टल बैलेट भी बहुत ज्यादा संख्या में नहीं होते हैं भागीरथी, मुश्किल से 2000, 2500, 2500। जीत का अंतर इससे कहीं ज्यादा निकलेगा, आप देखना। और कांग्रेस पार्टी की बात रही तो ये पिछले 10-12 सालों से लगातार लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्थाओं पर आक्षेप लगाते रहे हैं, सवालिया निशान उठाते हैं, और यहाँ तक कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों पर भी असंतोष जाहिर करते हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। दोनों पार्टियों को संवैधानिक संस्था और लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करना चाहिए। एक बात रही बात कमलनाथ जी की, तो कमलनाथ जी ने पूरे 5 साल में, जब से 2001 मई 18 में उनका पर्दापरण मध्य प्रदेश में हुआ, तब से लेकर ऐसा कुछ मध्य प्रदेश की जनता के लिए किया नहीं है। अपने 15 महीने के कार्यकाल में भी केवल वो वल्लभ भवन में 2 छोटे बाबू 2 बड़े बाबू बिठाकर और तबादला उद्योग चलाया और वसूली का अभियान चला, भ्रष्टाचार का माध्यम बना दिया था वल्लभ भवन को। जनहित से जुड़ी समस्याओं को लेकर जब जनप्रतिनिधि उनके पास जाते थे तो चलो चलो के रवाना कर दिया। ठीक है, चलिए, मुझे तो ये लगता है कि शायद अब वो समय गुजर गया आरोप प्रत्यारोप का। हाँ, लेकिन बिल्कुल, लेकिन मुझे ये बताइए, बीजेपी की तरफ से क्या कुछ खास तैयारी कल करके रखी है? बीजेपी ने किस तरह की ट्रेनिंग दी अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को? संक्षेप में। भारतीय जनता पार्टी ने कल अपनी एक बड़ी कार्यशाला के माध्यम से सभी जितने भी मतगणना स्थल पर हमारे प्रत्याशियों के प्रतिनिधि भेजे हैं, उनको एक प्रशिक्षण कार्यक्रम दिया है कि हर टेबल राउंड की काउंटिंग के बाद कलेक्टर महोदय से सर्टिफिकेट लिए जाए, और कहीं कोई आपत्तिजनक स्थिति निर्मित होती है तो शीर्ष नेतृत्व को अवगत भी कराएं और माननीय जिलाध्यक्ष के समक्ष आपत्ति भी उठाएं, और रिकाउंटिंग की जहां आवश्यकता हो और रिकाउंटिंग भी करा। ठीक है, तो देखिए, हमारी सरकार, एक और चीज बोलना चाहूंगा भागीरथी जी, ये जो कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में आरोप लगा रही है बीजेपी पे, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार, वहां पर भी कल काउंटिंग है। हमारी पार्टी की तरफ से राजस्थान और छत्तीसगढ़ में इस प्रकार का कोई भी आरोप किसी भी संस्थान। ठीक है, चलिए, ये सवाल संजय शर्मा जी, एक तो क्या तैयारी है आप लोग की तरफ से मध्य प्रदेश में, राजस्थान में? जिस तरह से योगेश गुप्ता जी कह रहे हैं कि भाई राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, अगर कुछ अधिकारियों पर दबाव होना तो आपकी सरकार बनाएगी, लेकिन बीजेपी की तरफ से इस तरह के आरोप नहीं लगाए जा रहे हैं आपके ऊपर। उसका एक कारण है, आप देखिए गुप्ता जी, वहां पर भी देखे, मैंने पहले ही कहा है कि एक अंतर 121 और 165 70 50 सीट, 40 सीट, 45 सीट, 50 सीट का अंतर एक सर्वे में सिर्फ मध्य प्रदेश को लेके आ रहा है। राजस्थान के अंदर जो भी सर्वे 5-10 सीटों का है, 105, 110, 90, 105, आप उठा के सब सर्वे देख ले। छत्तीसगढ़ के अंदर भी 2, 4, 5 सीट का है, 40, 45 से 55 है या 40 से 50 है, वहां पे कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। 1-2% का अंतर हर एजेंसी का अपना चलता है। मध्य प्रदेश का अंतर जो है सिर्फ एक ही स्टेट का, चारों स्टेट में सिर्फ एक ही स्टेट का अंतर, वो भी सिर्फ 2 चैनल का। वो 2 चैनल जिन्होंने कर्नाटक में भी इसी तरह की भविष्यवाणी करी थी कांग्रेस के विरुद्ध, और जिसने पश्चिम बंगाल में टीएमसी के विरुद्ध करी थी, वहां पर भी ये मौके खा के बैठे। तो ये प्रमाणित करता है कि इस तरह की घटनाएं जो वहां पे हुई, अच्छा, ये एजेंसी ने जो सर्वे करा, हम उसे किसी भी एजेंसी के सर्वे को स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि जनता ने जो जनादेश दिया है, कांग्रेस को पूर्ण विश्वास है कि कमलनाथ जी की सरकार बन रही है। ठीक है, समय कम है, संक्षेप में कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए? संक्षेप में संजय, संक्षेप में। और अंतिम समय तक डटे रहे, किसी तरह से ना घबराएं, ना कोई विवाद करें, वहां पे मतगणना में अंतिम समय तक डटे रहे, और प्रमाण पत्र जब तक नहीं मिले, ईवीएम की गिनती के बाद वीवीपैट जो मशीन है उसकी जो गिनती होगी उसमें घंटा का लगेगा, उसकी भी गिनती का, पूरी काउंटिंग का मिलान करने के बाद कांग्रेस ने अपने एजेंट चलिए, समय भी मेरा समाप्त हो गया। योगेश जी और संजय जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लगातार हमारे साथ बने हमारे सहयोगी अनिरुद्ध सोरेन। अनिरुद्ध, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अनिरुद्ध, कल मैं चाहूंगा कि कल स्टेप बाय स्टेप थोड़ा बता दीजिए जनता को कि कितने बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी और कितने राउंड तक मध्य प्रदेश में गिनती होती रहेगी, और कितने बजे तक लगता है कि जो चीजें क्लियर हो जाएंगी, सिनेरियो क्लियर हो जाएगी, इसकी सरकार बनने वाली, संक्षेप में।
देखिए, चुनाव आयोग ने पहली बार नए निर्देश जारी किए। अभी तक जो काउंटिंग की परंपरा 2018 तक थी मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, वो सुबह 7 बजे से थी, लेकिन इस बार 8 बजे से काउंटिंग चालू होगी। काउंटिंग प्रदेश के सभी 52 से ज़्यादा जिलों में चालू होगी और देखा जाए तो 1 घंटे में बैलेट पेपर के रिजल्ट लगभग 1 घंटे में सामने आ जाएंगे। बैलेट पेपर की पूरी काउंटिंग 1 घंटे में समाप्त हो जाएगी। इसके बाद जो अनुमान लगाया जा रहा है कि 10 से 10:30 के बीच में रुझान आने शुरू हो जाएंगे। कौन सी पार्टी आगे चल रही है, कितने उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, और दोपहर 12 बजे के बाद, लगभग दोपहर 12 बजे के बाद स्थिति क्लियर हो जाएगी कि कौन सी पार्टी विजयी हो रही है या कौन सी पार्टी विजय होने की ओर अग्रसर है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो दोपहर 12 बजे के बाद पूरे रुझान आ जाएंगे कि कौन सी पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। और 2 नेताओं का मुख्य रूप से मैं नाम लेना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा था और कांग्रेस पार्टी रणदीप सिंह सुरजेवाला विशेष रूप से मध्य प्रदेश के प्रभारी बनाए गए थे दीपक बावरिया और जेपी अग्रवाल के बाद, क्योंकि उन्होंने कर्नाटक में पार्टी को जीत दिलवाई थी। केसी वेणुगोपाल को हटा के रणदीप सिंह सुरजेवाला को कर्नाटक का प्रभारी बनाया गया था और उसके बाद कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी को शानदार जीत मिली थी। तो कांग्रेस को उम्मीद है सुरजेवाला यहाँ पे भी जीत दिलवाएंगे। अगर सुरजेवाला जीत दिलवाते तो वो बहुत बड़े उनका कांग्रेस में कट हो जाएगा। और जहां तक बात करें वो मध्य प्रदेश में चलता है कि नहीं चलता, और जैसा आपने कहा 12 बजे तक अगर काठी की टक्कर अगर रहेगी तो मुझे लगता है शायद शाम भी हो सकती है, क्योंकि 2018 में हमने देखा है रात के 9-10 बज गए थे, रिजल्ट नहीं आ पाए। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज इस तमाम जानकारी के लिए। तो काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया। कल सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। पहले बैलेट पेपर की गणना होगी, उसके बाद फिर बाकी जो है ईवीएम खुलेगी और धीरे धीरे रुझान आना शुरू हो जाएंगे। उम्मीद करेंगे अगर एक तरफा होगा मामला तो शायद 12 बजे तक की चीजें क्लियर हो जाए, लेकिन कांटे की टक्कर होगी मध्य प्रदेश में तो ये 9-10 बज भी सकते हैं, जैसे पिछले 2018 में बचे थे। लेकिन देखना होगा राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में क्या कुछ सिनेरियो सामने आता है और किसकी सरकार बनती है। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।